कॉन्फ्रेंस में पूरे इनामदार मौजूद है। ऐसा कोई भी इनामदार, चाहे वो जामा मस्जिद का हो, मक्का मस्जिद का हो, अजमतपुरा मस्जिद का हो, मदीना मस्जिद का हो, कोई भी दरगाह का इनामदार हो, ये इनामदार ऐसे कामों में शामिल नहीं है। अगर है तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के बजाय वो कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाकर उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, लोगों को डराना, उनके पास से पैसे की उगाही करना। उसको ऑर्डर ऐसे दिया, लेकिन जैसी परिस्थिति है वहाँ वैसी रहना, तो आज भी वैसी परिस्थिति है। पर कुछ लोग का गलत फायदा उसका उठा के दूसरों के ऊपर, जो लोग ने ज़मीन बचाए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि भाई इन्होंने इसके ऊपर दावा करे कि रियल स्टोरी ये है कि हम खुद उसके इनामदार है और हमने मस्जिद की वक्त की मालमत्ता हमने उसको बचाए। अभी मेरे पीछे केएन के बाजू एक टीन शर्ट का काम चल रहा, 78 बाई 80 का टीन शर्ट है। दो भोकर के जाने माने पैसे वाले लोग हैं जो नंबर 2 के हिसाब से उनको कमाए। अगर उनकी कोई तकरार करता है, मेरे लड़के ने तकरार करा है, नोटिस छोड़ा है, अगर कोई भी तकरार करेगा वक्फ बोर्ड पुलिस स्टेशन में तो उसको जान से मारने की, मर्डर करने की धमकी मिली है। ये बाहर गाँव से जो आके बैठे थे उनको थोड़ी सर की जगह दिया तो बिल्डिंग बना के बैठ गए। हमारी भी ये प्रशासन से डिमांड, ये खाली करके दो। कल जो न्यूज़ में बोले थे भूमाफिया ने, वो भूमाफिया ने। नांदेड़ जिले के ताल्लुका भोकर में वक्फ की जमीनों के विवाद पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए इनामदार और मुतवल्लियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ दिन पहले भोकर के एक माजीनगर सेवक ने इनामदार और मुतवल्लियों पर वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। इनामदार और मुतवल्ली के मुताबिक वे पिछले कई सालों से भोकर में वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अब तक इन जमीनों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मक्का मस्जिद के मुतवल्ली डॉक्टर फेरोज खान इनामदार, अफरोज खान इनामदार, जामा मस्जिद के कलीमुद्दीन इनामदार, रमीज इनामदार, खाजू इनामदार के साथ साथ दरगाह अबू बकर के आरिफ इनामदार, नुसरत इनामदार और असलम इनामदार मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने भोकर ताल्लुके में अलग अलग सर्वे नंबर पर वक्फ की जमीनों की मौजूदा हालात मीडिया के सामने रखे। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की गई कि इन जगहों पर कथित तौर पर गैर कानूनी कब्जों को हटाकर इसे वक्फ को सौंपा जाए। इनामदारों और मुतवल्लियों ने आरोप लगाए कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कथित तौर पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है और वहां गैर कानूनी धंधे चला रहे हैं और अपने काले कारनामों और कब्जों को छुपाने के लिए वे असली इनामदारों और मुतवल्लियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों पर प्लॉटिंग का आरोप पूरी तरह गलत है। जिन लोगों ने पहले वक्फ की जमीनों पर कथित तौर पर कब्जा किया है, वे अब उन जमीनों को एक दूसरे को बेच रहे हैं। इन लेन देन का मौजूदा इनामदार और मुतवल्लियों से कोई लेना देना नहीं। हालांकि प्लॉटिंग के आरोप के आधार पर जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्हें धमकाया जा रहा है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और इस बहाने इनामदार और मुतवल्लियों को बदनाम किया जा रहा है। इनामदार और मुतवल्लियों ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर प्लॉटिंग के झूठे आरोप लगाकर समाज में इनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से भोकर शहर में कुछ गुनहगार किस्म के, दंगेखोर किस्म के लोग कुछ ऐसा माहौल बना रहे पिछले कुछ दिनों से कि भोकर में शांति, पिछले 10-15 सालों से शांति है, सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं। लेकिन उनको ये देखा नहीं जाता क्योंकि उनके नस नस में दंगा करना, दंगे कराना, समाजों में झगड़े कराना, बिरादरियों में झगड़े कराना, इनामदारों में झगड़े कराना, कोई और बिरादरियों में झगड़े कराना, ये उनके नस नस में है। तो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने वीडियो डालकर हमारे लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी एलिगेशंस उन्होंने मेरे ऊपर भी लगाए हैं। तो मैं मेरे तरफ से कुछ खुलासा देने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ, मीडिया को यहाँ पर। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं खुद डॉक्टर फेरोज़ खान इनामदार, मक्का मस्जिद शोहरापुरा का वक्फ बोर्ड नियुक्त मुतवल्ली हूँ। ये मेरा लेटर है, मैं वक्फ बोर्ड से ऑफिशियल नियुक्त मुतवल्ली हूँ। मुझे डुप्लीकेट मुतवल्ली ऐसा कहा जा रहा है, तो उसके बारे में ये मेरा खुलासा है। और ये विद ड्यू प्रोसीजर वक्फ बोर्ड ने पब्लिक नोटिस वगैरह इशू कर कर मुझे वक्फ बोर्ड का वहाँ पर मुतवल्ली घोषित किया है। 2028 तक मैं हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आगे हमारे कोई और बनेंगे। और ये मेरे मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है, मक्का मस्जिद शोहरापुरा का वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन मस्जिद का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड से किया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इनका ये कहना है कि भोकर 70% इनामी ज़मीन पे बसा हुआ है। ये आज से नहीं बसा हुआ है, ये पिछले 50-100 सालों से इनामी ज़मीन पे बसा हुआ है। यहाँ पर दरगाह का इनाम है, मस्जिद का इनाम है, मंदिर का इनाम है, मठ का इनाम है, हर चीज़ का इनाम है। चूँकि ये निज़ाम गवर्नमेंट की टेरिटरी हुआ करता था,
इसलिए यहाँ पर इनाम की ज़मीनें 70% इनाम की ज़मीनें हैं। दूसरी बात, मुझे इन्होंने डुप्लीकेट मुतवल्ली कहा था, वो मैं क्लियर कर चुका। उन्होंने माफिया कहा, ऐसा कुछ मेरा काम नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, मेरी वाइफ डॉक्टर है, और अगर मैं ऐसा कुछ माफिया रहता तो लोग मुझे चुन कर ना देते हैं। पिछले इलेक्शन में मैं काफ़ी अच्छे पैमाने पे मेरी वाइफ चुनकर आई है, और अभी हम सभापति का काम पूरे भोकर शहर में कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 70 से 80 एकड़ लैंड मस्जिद शोरापुरा की है, जो कि एकदम से झूठ बात है। 70 से 80 एकड़ नहीं बल्कि 19 एकड़ है, जिसके अंदर तकरीबन 12-13 एकड़ में अतिक्रमण हुआ है। उसकी लड़ाई हम खुद वक्फ बोर्ड को लड़ रहे हैं, उसका ये हमारा पिटीशन है। 2011 से मैं ये केस लड़ रहा हूँ। वक्फ बोर्ड में कितने हमारे ज़मीनात गए हैं उसके बारे में, ये वक्फ ट्रिब्यूनल में भी लड़ रहा हूँ। इसके अंदर ये देखिए मेरा नाम पिटिशनर बोल के मेरा नाम इसके अंदर शामिल है। ये मैं खुद लड़ाई मेरी जारी है। अब इसके बाद इन्होंने अब इल्ज़ाम लगाए, अब इससे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि भाई वक्फ बोर्ड के CEO जो है समीर काजी साहब, उनसे मेरे कुछ ताल्लुकात है। मैं तो आज तक वक्फ बोर्ड के समीर साहब को आज तक मिला भी नहीं, उनको देखा भी नहीं, ना वो मुझे पहचानते ना मैं उनको पहचानता। मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये पूरा झूठा एलिगेशंस है। ये पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, पिछले इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन में उन्होंने हमारे खिलाफ खड़े रहे थे। जनता ने उनको दूसरी बार भी हरा दिया। ये एक पॉलिटिकल गुंडा है, गांव में शांति का माहौल नहीं रखता। इसके ऊपर तकरीबन 20-22 केसेस है। अभी तड़ीपार का ऑर्डर है। ये एक्सटॉर्शन करता, लोगों को धमकियां देके पैसे मांगता, ये इसका धंधा ही है। इसकी वजह से अब हमको भी ये ऐसा परेशान कर रहा कि भाई तुम मुतवल्ली नहीं है, तुम जमीना दिए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नाही, त्यांनी तर तुमच्यावर आरोप लावले ते विषय वेगळा, मात्र त्यांनी जिल्हा वक्फ अधिकारी नांदेड आणि CEO जे आहेत, जे इनामी जमीन संदर्भात सर्व जमिनीचे करता धरता असतात, त्यांच्यावर पण त्यांचा आरोप आहे। त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? नाही, ते आरोप करू शकतात, पण त्यांचं काम जे आहे ते चालू आहे। भोकर शहरामध्ये जे जिल्हा वक्फ अधिकारी आहेत त्यांनी वेळोवेळी भेट देत आहेत। आमच्या मस्जिदमध्ये ते येऊन गेलेत, आमच्या जमिनीची पाहणी झाली, आमचे जे अतिक्रमण झालेले आहे ते अतिक्रमणची त्यांनी पाहणी केलेली आहे। ते अतिक्रमण आजपासून झालेलं नाही, ते अतिक्रमण माझी 40-50 वर्षापासून झालेलं आहे। आणि हे अतिक्रमण काळा म्हणून आम्ही स्वतः वक्फ बोर्डवर जाऊन, वक्फ बोर्डच्या ट्रिब्युनलमध्ये आमचे केसेस चालू आहेत, हायकोर्टात केसेस चालू आहेत, वक्फ बोर्डात केसेस चालू आहेत। आणि या केसेससाठी कमीत कमी 150 ते 200 लोकांना आम्ही नोटिसा पाठवलेल्या आहेत। त्याचा पिटिशनर मी स्वतः आहे। दूसरा म्हणजे है कि जो नाजायज कब्जे, जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उनसे और आपकी साठगांठ है, उनसे कुछ पैसे वसूल किए जाते हैं, या फिर वो कुछ घर बनाने जा रहे हैं तो आप इनामदार लोगों से पैसे ले जाते हैं, ऐसा भी उन्होंने आरोप किया है। देखिए, यहाँ पर पूरे इनामदार मौजूद है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे इनामदार मौजूद है। ऐसा कोई भी इनामदार, चाहे वो जामा मस्जिद का हो, मक्का मस्जिद का हो, अजमतपुरा मस्जिद का हो, मदीना मस्जिद का हो, कोई भी दरगाह का इनामदार हो, ये इनामदार ऐसे कामों में शामिल नहीं है। अगर है तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के बजाय वो कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाकर उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, लोगों को डराना, उनके पास से पैसे की उगाही करना। वो आज खाली है, उनका कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, उनका काम ही ये है। महाराष्ट्राचे लोकनेते अशोकरावजी चव्हाण साहेबांचा त्यांना एक हे केले होते की अशोकराव चव्हाण साहेब अशा भूमाफियाला सहकार्य करत नाही, मी त्यांच्यासोबत 15 वर्ष राहिलेलो आहोत। म्हणजे त्यांचा एक हेतू होता की अशोकराव चव्हाण साहेबांना जवळ करणं किंवा त्यांच्यावर आरोप लावणं। आणि ते म्हणतात की 343 फ्लॅटाची विक्री होत आहे, त्या संदर्भात आपण सांगा। कसं आहे, अशोक चव्हाण साहेब बिलकुल बरोबर आहे। अशोक चव्हाण साहेब माजी मुख्यमंत्री, आता राज्यसभा सांसद आहेत। ते असल्या लोकांना जवळ घेत नाहीत, त्याच्यामुळे यांना जवळ घेतले नाही। समजलं का? यांना जवळ घेतलं नाही ना त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं। आम्ही निवडून निवडून आल्यानंतर आम्ही त्यांना इथं नगर परिषदेमध्ये त्यांना सपोर्ट केला, आम्हाला त्यांनी सभापती पद दिलं। आम्हाला त्यांनी जवळ घेतलं की दूर केलं? तुम्हीच सांगा आता। जवळ केलं की दूर केलं? आता आम्हाला सभापती पद दिलं म्हणजे जवळ केलं की दूर केलं? जर आम्ही तसे काही धंदे करणारे असतो तर आम्हाला त्यांनी जवळ केलं नसतं ना। 343 प्लॉटिंग झाले म्हणून त्यांचा खुला आरोप आहे। ते मला काही त्या प्लॉटिंगबद्दल काही सांगायचं नाही। माझी तिथं काही प्लॉटिंग नाही, माझ्या नावाने विक्री नाही। आरोप करणारे लोक खूप आरोप करतात। आता ऐकून घ्या ना, आरोप करणारे लोक खूप आरोप करतात, पण त्या आरोपामध्ये सत्यता किती आहे आणि त्यांची डिमांड काय आहे ते लोक पाठवतात माझ्याकडे की तुम्हारे को बदनाम कर दूंगा, नहीं तुम्ही को पैसे देऊ। आता हा विषय किती महत्त्वाचा आहे की नाही आहे? आता आम्हाला हे असं टॉर्चर केल्यासारखं आहे की नाही आहे? तुम सभापति बने, तुम साहब के नज़दीक है, हम तुमको इस तरह तुम्हारा नाम बदनाम करके हम तुम्हारे को पैसे मांग रहे।
त्यांनी म्हणतात की आम्ही वरिष्ठांकडे तक्रारी दिली. जर त्यांनी तुमच्यावर आरोप करत असेल तर तुम्ही कायदेशीर बाब काय केल्या? आता सुरुवात केली आम्ही. आता आज हे आमचं जे त्यांनी आमच्यावर आरोप लावलेत, खोटे आरोप, ह्या आरोपाबद्दल आमचं एक कर्तव्य होतं की भोकरच्या जनतेला सगळं सत्यता काय आहे ते माहीत व्हावी. हे सत्यता माहीत व्हावी लोकांच्या मनात संभ्रम राहू नये म्हणून ही आज पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. आणि ह्याच्यानंतर आमची आणि त्याची गाठ कोर्टात आणि पोलीस स्टेशनमध्येच होणार आहे. गावातील जबाबदार जे इनामदार आहेत त्यांना तुम्ही काय आश्वासन देणार आहात? एकता होण्यासाठी किंवा समाज आणि देवस्थानाच्या जमिनीसाठी लढण्यासाठी? हे बघा, गावातील सर्व इनामदार एक जागी आहेत. सर्व इनामदार संबंधित ज्यांची संस्था आहे त्याची देखभाल स्वतः करीत आहेत. आता हे जामा मस्जिदचे इनामदार आहेत. हे जामा मस्जिदचे इनामदार आहेत. यांचे भाऊ मौलाना फहीमुद्दीन साहेब विना पैसे घेऊन मस्जिदची खिदमत करीत आहेत. माझे भाऊ मौलाना मुबीन खान इनामदार विना पैसे घेऊन मस्जिदची खिदमत करीत आहेत. आता आमच्या मस्जिदीला तर आम्ही परवा 100 वर्ष पूर्ण होत आहे म्हणून आम्ही कन्स्ट्रक्शन करणार आहोत मस्जिदचं. तर आमच्या मुतवल्ली भावांनी, आमच्या काकांनी, सगळ्यांनी मिळून पैसे जमा केले. आणि आता भोकरच्या जनतेला पण आम्ही जे आमचे नमाज पठण करण्यासाठी येतात, आमच्याकडे दररोज येतात, यांना पण आम्ही रिक्वेस्ट करणार आहोत की आमच्या मस्जिदसाठी त्यांनी मदत करा म्हणून. एक मेरा जनरल सवाल है आपसे डॉक्टर साहब कि ये जो ज़मीनों का इस्तेमाल था ये कौम के लिए होना चाहिए था, कौम के हित में होना चाहिए था, लेकिन एक सादा सा एक परिस्थिति दिखती कि अपने को कि ये ज़मीनों का इस्तेमाल जो है कौम के हित में नहीं हुआ. तो इसका क्या कारण है? और ये जब आरोप लगते तो फिर ये बात सामने आती कि भाई इनका इस्तेमाल कहाँ हुआ? जी सर. तो इसका क्या जवाब? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है. हमारी भी यही मांग है कि ज़मीनों का जो इस्तेमाल है वो वक्फ बोर्ड जो देता है, हमको मैनेजर बोल के बनाता है, हमको उसकी देखभाल करनी चाहिए. हमने उसकी देखभाल कर रहे हैं जितना हमारी हैसियत है, जितनी हमारी ताकत है. आज भी मैं हमारे केसेस लड़ रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के चक्रा मारता हूँ. पिछले 15 साल से औरंगाबाद जाता हूँ, आता हूँ, और जिनके ज़मीनों के मैटरा हैं वो ज़मीनों के मैटरा जहाँ अतिक्रमण हुए वाला है, चाहे वो जामा मस्जिद का हो, मक्का मस्जिद का हो या कोई और मस्जिद का हो, हम लोग सब मिलकर उसके पीछे पड़ते हैं, जाते हैं और उसको ड्यू प्रोसीजर से. मैटर कैसा है कि मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और मैं उसको प्रोसीजर से ही काम करता हूँ. कानून के तरीके से मुझे काम करने में भरोसा है और वही काम मैं पिछले सालों से कर रहा हूँ. समीर काझी जे चेअरमन आहेत त्यांचा आणि तुमचा काही संबंध नसताना, जसं तुम्ही अगोदर म्हणलेत की त्यांचा माझा काही संबंध नाही, त्यांचा आणि तुमचा संबंध. मला असं वाटतं की तुम्ही त्यालाच विचारलेलं बरं. एक दुसरं, ते समीर काझी साहेबांचं आणि माझं काही घेणदेण नाही. आता यांचं काय आहे की हे काय करतात की कुठेही जाऊन, आता अगोदर हे बापूसाहेबाकडे होते, बापूसाहेबांना संपून टाकले. हे दलिंदर लोक आहेत, दलिंदर. आता बापूसाहेबाजवळ होते, बापूसाहेब संपून टाकलेत. किनाळकर साहेबाकडे गेले, किनाळकर साहेबाला संपून टाकलेत. चव्हाण साहेबाकडे आले, त्यांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं. राष्ट्रवादीमध्ये आले, अजितदादाला खाऊन घेतले. आता हे शिंदे साहेबाकडे जाणार आहेत. शिंदे साहेबाकडे जायचं म्हणलं की त्यांचं चिन्ह गेलं. म्हणजे एवढे दलिंदर लोक हे भोकरचे आमचे हे लोक आहेत, समजलं का? आणि ह्याच्यामुळं हे जे लोक आहेत यांचं काहीतरी राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हे एवढ्या मोठ्या, ते समीर काझी का छोटा माणूस आहे का? ते वक्फ बोर्डचं चेअरमॅन आहे. त्याचं आमचं काय घेणं देणं आहे? आम्ही आत्तापर्यंत त्याला भेटलो नाही, त्याला त्याचे माझे काही संबंधच नाही दूरपर्यंत. अब देखिए, वो बचकाने इल्ज़ामात है. उनका कहना है कि मैं भोकर का नहीं हूँ और मैं यहाँ का नहीं हूँ. उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे बाप दादाओं से इनाम मेरे को मिला हुआ है, मैं यहीं का वतनदार हूँ. वो तो भी मुदखेड़ से आके यहाँ पर बसे वाले लोग हैं, वो खुद यहाँ के नहीं है, वो पनाह गज़ी है. और दूसरी बात, ये 2 नंबर के धंधे वाले लोग हैं. पूरे भोकर शहर को मालूम है कि वो क्या काम करता, कैसा रहता. उसके क्लब के धंधे हैं, उसके 2 नंबर के धंधे हैं. मटका चलाने वाले इसके नज़दीक के लोग हैं, गुटखा चलाने वाले इसके नज़दीक के लोग हैं. औरतों के कितने शादियाँ उसके हुए वाले हैं ये तक पूरे भोकर को मालूम है. अब इसमें मैं उससे लोकल लेवल के आदमी ने अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो मैं उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता. आपने सवाल किए तो मैं बोल रहा हूँ. लेकिन पूरे भोकर शहर को उसका कैरेक्टर मालूम है कि उसने कितने दंगे कराया, उसके ऊपर कितने गुनाह हैं. अरे तड़ीपार हो रहा था वो, मेरे पैर पड़ा आके, गिड़गिड़ाया मेरे पास कि डॉक्टर साहब मुझे बचाओ. हमारे बुज़ुर्गों ने बोले इसको नको रखो गाँव में, ये गांव में रखने के काबिल का नहीं है. लेकिन हमने उसके ऊपर रहम खाए, हमारे भाई खाजू भाई ने रहम खाए और हमने उसको तड़ीपारी से बचाए. ये पूरे भोकर को मालूम है. कौन है? उसका नाम है मकसूद गोंदवाला. मकसूद गोंदवाला जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता, बहुत बड़ा माफिया समझता, लेकिन वो गरीबों के मैटर में भी गया तो वहाँ के भी पैसे खाता, वो भी पैसे नहीं छोड़ता. इतना उसका लेवल गिरे वाला है. वो आज हमारे बारे में बोलेगा क्या? ये देखो मसला क्या है सर, कि अगर कोई अपोजिशन वाला है और कोई दुश्मन है तो उसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए. या तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए या तो वो ख़ानदानी होना चाहिए. ये किसके पास 2 भी कैरेक्टर नहीं है. मैं एमडी शमीमुद्दीन इनामदार, मैं भोकर जामा मस्जिद का इनामदार हूँ जो गट नंबर 45 है.
भोकर जामा मस्जिद की बहुत सारी ज़मीन है भोकर शहर में। ये किन्वट रोड पे हम खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जितने भी अभी बांधकाम चालू है, टीन शेड वगैरह, राइट साइड में बने हुआ कॉम्प्लेक्स है, ये हाशमी नगर से वो वहाँ तक सुपर गार्डन के अलवर तक। और ये जो पूरा अतिक्रमण है, ये खरीदेवा नहीं है। ये इनामी ज़मीन जो झूठे पेपर बता रहा हूँ उस पर 420 का गुना दाखिल होगा। ये खरीदेवा नहीं है, ये अतिक्रमण है और दादागिरी करके बैठे हुए लोग हैं ये। अभी मेरे पीछे केएन के बाजू एक टीन शेड का काम चल रहा, 78 बाई 80 का टीन शेड है। 2 भोकर के जाने माने पैसे वाले लोग हैं जो नंबर 2 के हिसाब से उन्होंने कमाए। अगर उनकी कोई तकरार करता है, मेरे लड़के ने तकरार करा है, नोटिस छोड़ा है, अगर कोई भी तकरार करेंगे बाग बोर्ड पुलिस स्टेशन में तो उसको जान से मारने की, मर्डर करने की धमकी मिली है। ये ऐसे लोग हैं भोकर के। और ये जो किन्वट रोड पे जो 2 साइड का इनाम है भोकर जामा मस्जिद का है और ये अतिक्रमण है। हमारे पुरखों ने, हमने बेचे हुआ नहीं है, सब झूठे पेपर है। हम इनामदार लड़ रहे ना, बिल्कुल हम इनामदार लड़ रहे। जो भी इनामदार है, मक्का मस्जिद का हो या मदीना मस्जिद, अजबतपुरा जामा मस्जिद हो, काजी में, हम हमारी लड़ाई चालू है हक की। आप पे कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही लोग उनसे पैसे लेके बेच रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और उनको घर नहीं, हम किसी से पैसे लिए नहीं। हमारा सबूत बताओ। इनामदार पैसे लेता नहीं, बिकने वाला इनामदार नहीं है भोकर का। यहाँ के नागरिक ने नहीं, बोलने दो ना, अधिकार है, कोई भी उसको बोल दो। देश के प्रधानमंत्री को लोग नाम रख रहे, गाली दे रहे। हम तो इनामदार है। इनामदार बिरादरी पे बहुत लोग जलते हैं। इनाम, ये हमको मालूम नहीं क्या हुआ था, हमारे बुजुर्ग किधर गए थे, क्या बुजुर्गों की गलती है। हमारे इनामदार को गाली देते लोग, इल्ज़ामात लगाते, तोहमत लगाते, आरोप लगाते। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय उप विभागीय अधिकारी भोकर, सम्माननीय तहसीलदार साहब भोकर को विनंती करता हूं कि इनामी एक्ट ऐसा है 145, उसके तहत ये ताबे में इनामी ज़मीन ले सकते, चाहे बंगला बना लो, कॉम्प्लेक्स बना लो, अधिकार है 145 तहत। इनामी एक्ट है ये और लेना चाहिए तहसीलदार साहब चिपके के लिए। अतिक्रमण करके जो बैठे वाले हैं, ये गट नंबर 262 है। इसके अंदर प्रशासन भी अतिक्रमण करके बैठे वाला है, प्राइवेट लोगों भी अतिक्रमण करके बैठे वाले हैं, कुछ लोग खबरस्तान में भी अतिक्रमण करके बैठे वाले। हमारी इसके साथ लड़ाई चालू है ट्रिब्यूनल में और कोर्ट से हम न्याय मांगने की कोशिश, कोर्ट हमारे को न्याय देंगे, हमारे को उम्मीद है एक ना एक दिन हम ये अतिक्रमण हटाएंगे। हाँ, स्टे है ना, स्टोर शेड के ऊपर स्टे है, तहसील के ऊपर दावा चालू है, प्राइवेट लोगों के ऊपर दावा चालू है। हाँ, बताओ ना, आरोप बताओ। हम हाँ, आरोप लगाने वाले बहुत है, ऐसा कुछ भी बोलते लोग, हाँ, मगर सच्चाई बताना ना उन्होंने। भाई आरोप लगा रहे तो सच्चाई भी बताना। ये 103 गट नंबर है। ये यहाँ से हमने उनको थोड़ी सर की जगह दिए थे बैठने के लिए, उन्होंने पूरा कब्जा करके बैठ गए, बिल्डिंगा बना लिए। ये हमको खाली करके दो, हमारे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, ये पूरी खाली करके दे। ये बाहर गाँव से जो आके बैठे थे उनको थोड़ी सर की जगह दिया तो बिल्डिंगा बना के बैठ गए। हमारी भी ये प्रशासन से डिमांड, ये खाली करके दो। कल जो न्यूज़ में बोले थे भूमाफिया ने, वो भूमाफिया ने कौन बचा रहे, तो हम ही आरोप लगा रहे, उन्होंने पैसे मांग रहे हैं हमको, न तो हम ये खाली कर देते पूरा। ये उन्होंने कब्जा करके बैठे वाले, तो ये खाली करके दो बोलना हमको। इनाम है ये 64 जो ज़मीन जो बता रहे लोग यहाँ की, वही 64 है, 64 है। ये 64 यहाँ से गट नंबर 64 ऐसा लेके यहाँ से उधर आगे तक वो चालू है, जिसका मेरे पास स्टे ऑर्डर है कि यहाँ पर जैसी परिस्थिति है वैसा रहने का। और इसके पहले कुछ लोग इसके ऊपर अतिक्रमण करे थे, पर उसके अंदर तहसीलदार साहब ने इसके ऊपर स्टे है बोल के उसको ऑर्डर ऐसे दिया है कि जैसी परिस्थिति है वहाँ वैसी रहना। तो आज भी वैसी परिस्थिति है, पर कुछ लोग गलत फ़ायदा उसका उठा के दूसरों के ऊपर जो लोगों ने ज़मीन बचाए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि भाई इन्होंने इसके ऊपर ताबा करे। कि रियल स्टोरी ये है कि हम खुद उसके इनामदार है और हमने मस्जिद की वक्फ की मालमत्ता हमने उसको बचाए, क्योंकि ये जो लोग उसके ऊपर पहले ताबे कर रहे थे। ये लोग जो है वो गट क्रमांक 64। प्रशासन से क्या मांगे तुम्हारी? हमारी प्रशासन से ये मांगे कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल में हमारे जो केस चालू है उसके ऊपर कोर्ट का न्याय आने के बाद हमको न्याय देना। जो लोगों ने ताबे लेके बैठे अतिक्रमण करे उनको उठा देना।